हाँ, सो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस यूनिट में डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। और जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है वो क्या है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था। और बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि जो जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, दैट मीन्स वो मैकेनिक्स जिसमें न्यूटन के जो लॉज हैं, लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉज ऑफ मोशन, फिजिकल, जो जिन चीज़ों को फिजिकली हम ऑब्जर्व करते हैं उनके लिए जो मैकेनिक्स था वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स था। बट ये पाया गया कि आ, कई चीज़ें जो कि लाइट की स्पीड से चलती हैं या उससे कम, रीजनेबली कम स्पीड पे चलती हैं, उनके रेफरेंस में अगर देखें तो चीज़ों की जो मोशन रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं वो बदल जाते हैं। तो इसको समझने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने जब डिस्कशन शुरू किया था और रिसर्च किया था, देन ही हैड प्रपोज्ड ए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और उन्होंने ही दो थ्योरीज निकाली थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हम लोग जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो यूनिट है, इसमें यही डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसका पहला चैप्टर है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो जैसे कि उस दिन डिस्कस किया था, तो आज हम बहुत डिटेल में इसको दोबारा डिस्कस नहीं करने जाएंगे। लेकिन हाँ, फिर भी इतना बता दें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज को, किसी सिस्टम को या किसी के मोशन को की बात करते हैं और उस उसके रेफरेंस में किसी फ्रेम को डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और एक ट्रेन आपके सामने से गुजर रही है, तो आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं वो एक फ्रेम बन गया, क्योंकि आप वहां से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर के रूप में वहां से देख रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो प्लेटफॉर्म बन गया। लेकिन जो आदमी ट्रेन में बैठा है वो ट्रेन से आपको देख रहा है, तो वो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी का ऑब्जर्वेशन आपके लिए कुछ और होगा और आपने जो प्लेटफॉर्म से देखा वो कुछ और होगा। सो दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, राइट। सो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, इनको डिफिनेशन में अगर समझना हो तो ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी है कि एनी सिस्टम relative to which the motion of an object can be described is called a frame of reference। ठीक है। अच्छा, और हाँ, मोशन रिलेटिव है ये भी आप समझ गए, क्योंकि जैसे ट्रेन और प्लेटफॉर्म का मैंने रिलेशन समझाया कि ट्रेन में बैठे हुए आदमी मूव कर रहा है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ आदमी है वो, उसकी स्पीड ट्रेन में बैठे वाले आदमी के मुकाबले जीरो है। सो इसको ये मूव करता हुआ दिख रहा है और एक डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, जबकि ट्रेन में बैठे हुए आदमी को प्लेटफॉर्म पर बैठ खड़ा हुआ आदमी डिफरेंट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। सो इट इज बिकॉज कि दोनों का मोशन हम रिलेटिवली डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे के रिलेशन में डिस्कस कर रहे हैं। सो इसलिए ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, ये दो तरह के हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, तो इसकी इसकी पहले यहाँ पर डेफिनेशन है, थोड़ा सा वो समझ लीजिए। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सेड टू बी इनर्शियल व्हेन the bodies in this frame obey Newton's law of inertia and other laws of Newtonian mechanics। बट ये तो बात समझ में आ गई कि जो, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन का ही है, तो जो न्यूटन की जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उसको जो फॉलो करे, वह जिस फ्रेम में फॉलो कर सके उस फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, राइट। लेकिन इसमें साथ में एक चीज और आ गया कि इन्होंने लिखा है इनर्शियल और अनएक्सिलरेटेड फ्रेम्स, मतलब ऐसा फ्रेम जो इनर्शियल भी है और साथ में उसका एक्सिलरेशन जो है वो जीरो है, अगर उस बॉडी उस फ्रेम में उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है। अच्छा,
तो ये चीज यहाँ भी लिखी हुई है कि ए बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, इट्स एक्सीलरेशन रिमेन्स जीरो। दैट मीन्स अगर उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तो उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा। हाँ, और ऐसा अगर है तो जिस फ्रेम में ऐसा हो रहा है उस फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो नीचे है, लेकिन इनर्शियल फ्रेम को समझाने के लिए मैं बता दूं कि इसी पेज पे मैथमेटिकली भी समझाया गया है कि जब हम ये कह रहे हैं कि ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सीलरेशन जीरो है when a body is not acted upon by any external force। तो एक्सीलरेशन अगर जीरो है तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें, एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और कोई पॉइंट पी है और वो मूव कर रहा है, तो अगर इसका एक्सीलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये वाला ये टर्म जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये टर्म जीरो है। कैसे? आप भी जानते हैं कि x जो है वो अगर इसकी पोजीशन है, ठीक है, या ओरिजिन से x लिखा तो ये डिस्टेंस है, और dx अपॉन dt उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, और फर्दर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2x अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा, जो कि एक्सीलरेशन कहलाएगा। और ये एक्सीलरेशन जीरो है इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। सो इनर्शियल फ्रेम में d2x अपॉन dt स्क्वायर जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? क्योंकि जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। ऑलरेडी लिख दिया है कि व्हेन नॉट एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो जब नॉट एक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स है, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। सो मास इनटू एक्सीलरेशन जीरो होगा, और वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन तीनों में जीरो होगा। तो उससे हमने डिराइव कर लिया यहाँ पर कि एक्सेलरेशन जीरो है। और जब ये डिराइव कर लिया तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है? किसी 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 फंक्शन का डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है? जब वो फंक्शन खुद एक कांस्टेंट हो। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? d अपॉन dt dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt का जो d अपॉन dt था वो जीरो है, इसका मतलब dx अपॉन dt जो है खुद एक कांस्टेंट है। सो dx अपॉन dt क्या है? ये वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की जो उस फ्रेम में चल रहा है। तो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, खाली वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी पर चल रहा है। तो हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कहेंगे कि अगर किसी फ्रेम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी पर चल रही है और उसके एक्सीलरेशन जीरो है, तो वह फ्रेम, उस ऑब्जेक्ट का जो फ्रेम होगा वो इनर्शियल फ्रेम होगा। आई होप ये चीज अब क्लियर काफी हो चुकी होगी। सो यही चीज यहाँ बताया गया है। एक चीज और, अच्छा, और यही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहता है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर जिस स्थिति में है, या तो मोशन में है या रेस्ट में है, क्योंकि रेस्ट में भी है तो उसको कहेंगे कि मोशन वेलोसिटी जीरो है, बस इतना। तो वेलोसिटी, कोई भी बॉडी किसी मोशन में है तो वो तब तक उसमें रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। यही आप लोगों ने पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, और वही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से है। यही चीज यहाँ कहा है। तो कल को कोई अगर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो आई एम श्योर कि इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज और, कि कोई भी, एक चीज और कह रहा है कि मोर ओवर एनी रेफरेंस फ्रेम which has acceleration relative to an inertial frame will not be an inertial frame। तो अब हमने ये भी समझ लिया कि जब इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो है, तो
इसका मतलब कोई और किसी और फ्रेम से अगर बात करें हम जिसमें कुछ एक्सीलरेशन है, जैसे उदाहरण के लिए आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, आप चुपचाप खड़े हैं, तो आपकी वेलोसिटी v जीरो है और आप हमेशा लगातार वैसे ही खड़े हैं, दैट मीन्स आपका एक्सीलरेशन जीरो हुआ। तो एक्सीलरेशन जीरो है तो आपका फ्रेम तो इनर्शियल फ्रेम हुआ। लेकिन आपको जो आदमी देख रहा है किसी और फ्रेम से, मतलब ट्रेन चल रही है और उस फ्रेम में बैठा बैठा आपको देख रहा है और उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो अगर वो आदमी वहां से ऑब्जर्व कर रहा है तो हमारा वो रेफरेंस हुआ, वो ट्रेन में बैठा आदमी हमारा रेफरेंस फ्रेम हुआ, जिसके अंदर कुछ एक्सीलरेशन है, विच हैज सम एक्सीलरेशन रिलेटिव टू माई एक्स फ्रेम, मतलब मेरे को दिख रहा है कि उसकी एक्सीलरेशन हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका फ्रेम जो है वो इनर्शियल फ्रेम नहीं है, ये नेचुरल भी है, राइट। सो ये दो चीजें क्लियर हुई हैं इसमें। और अब ये था डिफिनीशन इनर्शियल फ्रेम का, और इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में यहाँ रिलेशन भी दिखा दिया कि अगर इनर्शियल फ्रेम में बैठे आदमी को दूसरे फ्रेम में बैठा हुआ आदमी एक्सेलरेटेड दिखाई दे कि उस फ्रेम में बैठा हुए आदमी का एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो वाला जो फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम नहीं है, नेचुरल है। सो नॉन, अच्छा एक तो ये समझ में आ गया दो चीजें। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस is said to be non-inertial frame when a body not acted upon by any external force is accelerated. That means कि हमको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई बॉडी है जिस पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स न लगे फिर भी एक्सेलरेटेड हो, तो उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। अब ये ऐसा कैसे होगा ये हमको समझना है, क्योंकि बिना एक्सटर्नल फोर्स, बिना बाहर के एक्सटर्नल फोर्स के अगर कोई वस्तु एक्सिलरेटेड हो रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी तक तो हमने पढ़ा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जबकि एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तभी उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, पोजीशन में चेंज होगा, मोशन में चेंज होगा, और चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो हमने पढ़ लिया यहाँ इनर्शियल फ्रेम में। अब ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल है, और जो पॉसिबल है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ को नहीं मानेगा, ये मतलब है इनका, राइट। सो हम दो फ्रेम अलग अलग डिफाइन कर गए। ऐसा कब होगा ये हम आगे समझेंगे, हाँ, लेकिन फिलहाल हमने ये तो समझ लिया कि ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है ये थोड़ी अजीब सी बात कर रहा है। तो इसका मतलब कैसी अजीब सी बात कर रहा है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसके हिसाब से बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन के लॉज को नहीं मान रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। क्लियर है? ओके। सो यही चीज हम डिस्कस करना चाहते हैं। अब इसके बाद हम देखें कि इस बात को आगे बढ़ाया गैलीलियो ने। सो एक हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या चीज है? गैलीलियो ने एक ये जो दोनों इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम थी इनके बीच रिलेशन निकालने की कोशिश की। तो लेट अस सी कि वो क्या चीज है। सो मैं आपको अब उस पेज पर ले जाऊंगा। सो दिस इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। सो इसकी पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो क्या है कि एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसे हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, राइट। और उसके लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस हुए हैं। सो द इक्वेशंस relating the coordinates of a particle in two inertial frames, the equations relating the
coordinates of a particle in two inertial frames. That means अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात नहीं हो रही है. So दो इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, और उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो लाइट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, मतलब जो नॉर्मल स्पीड पर चलती है हम लोगों की स्पीड पे. तो ऐसे इक्वेशंस को हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं. सो इसका मतलब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं. जस्ट अ मिनट. हेलो हेलो. सो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो डिस्कस अभी करने जा रहे हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, वो बेसिकली दो इनर्शियल फ्रेम्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, उनको रिलेट करने वाला जो इक्वेशन हम डेवलप करेंगे उसे हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे. ठीक, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम को एकदम डिस्कस नहीं कर रहा है. सो अब हम आगे बढ़े. अब इसमें इसको डिराइव पूरा किया गया है. सो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आए, डिराइव द इक्वेशंस, डिराइव द इक्वेशंस ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. सो अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको ये इसी तरीके से रिजॉल्व करना होगा. सो लेट अस सी. सपोज वी हैव टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस as shown in this figure. So हमने पहले ही कह दिया कि दो इनर्शियल फ्रेम्स हैं. अच्छा, ऐसा है कि मैं इस क्लास को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ये क्लास 9:35 से 10:30 की थी, तो इसको क्लोज कर रहा हूँ. और अब जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अभी हम दोबारा शुरू करेंगे क्योंकि वो प्रैक्टिकल है आपका. लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चूंकि आप ही का क्लास है तो क्यों ना इसको आगे बढ़ा के ये तो कम से कम आज रिजॉल्व कर लें. सो I will close it and I will uh, start another link which will be related to the practical classes. So just a moment. ठीक है. So इसको मैं एक बार क्लोज कर दूं. आप लोगों को समझ में भी आ गया था. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो वो इनर्शियल फ्रेम था जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो रहा था, ये हमने देख लिया था. और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं हो रहा था, ये हमने क्लियर समझ लिया था. तो आज हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें जो इनर्शियल फ्रेम्स हैं, अगर दो इनर्शियल फ्रेम हों, दोनों लाइट की स्पीड से बहुत कम स्पीड पर अगर चल रहे हों तो इनर्शियल फ्रेम हो गए. क्योंकि उस दिन जैसा बताया था कि अगर फिजिकल ऑब्जेक्ट, हमारे जैसे लोगों फिजिकल ऑब्जेक्ट है और हमारी स्पीड जो है लाइट की स्पीड से बहुत कम है, तो वो इनर्शियल फ्रेम न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करती है, तो ये इनर्शियल फ्रेम में है. तो ऐसे दो फ्रेम अगर हों तो उनके आपस में जो रिलेटिव मोशन होगा किसी पार्टिकल के मोशन का, तो उनको रिलेट करने के लिए जो इक्वेशन होता है उसे हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं. एंड ये यहाँ स्क्रीनशॉट पे आप देख पा रहे होंगे और इसको मैं जस्ट डिफाइन कर रहा हूँ. द इक्वेशंस relating the coordinates of a particle in two inertial frames. और ब्रैकेट में डिफाइन कर दिया. इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या हुआ? whose relative velocity is negligible in comparison to speed of light. So नेचुरल है. So these equations are called Galilean transformation. तो अब मैं इसका जो डेरिवेशन है वो डिस्कस करूंगा. सो हम यहाँ आ गए हैं और वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे. और मैथमेटिक्स थोड़ी सी है बट दिक्कत नहीं होगी, मैं ऐसी कोशिश करूंगा. सो
इसका क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हाट व्हाट आर इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, तो वो आप लोग कर लेंगे। और जो मैंने पुट, हाँ 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 हाँ, वो आप ऐसा कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा एडजस्ट करने की। आप अपने नोट पे तो लिखते जाओ, मैं यहाँ भी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे देखो, ये देखो, कोशिश कोशिश कर रहा हूँ। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क आपका लगता है खराब है ना। आवाज़ तो आ रही है लेकिन वो क्लियर नहीं आ रही है, भर काफ़ी काफ़ी डिस्टर्ब्ड आ रही है। सो थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ कि लिखने की बात हो रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, डोंट वरी। जितना मेरा सिस्टम अलाउ कर रहा है करूंगा, अदरवाइज बाद में कभी पूछ सकते हैं आप। सो नहीं, आवाज आ रही है, वो भर्राई हुई आ रही है, तो जैसे आप पूछ रहे हैं कि आवाज आ रही है क्या, तो ये समझ में आ गया। हाँ, लेकिन पीछे आपने कुछ पेन से लिखने की बात कही थी, तो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं। ये ये दुनिया है, ऐसे चलती रहेगी। बट इसमें क्या है कि जितना मैक्सिमम हम यहाँ से डिराइव कर सकें, और जब नहीं समझ में आएगा तो आगे से फोन से भी पूछ सकते हो कि सर आपने ये क्या लिखा था, तो वो हो जाएगा क्लियर। धीरे धीरे 2-4 दिन में देखना, अगले वीक आते आते हम लोग एक दूसरे से एडजस्ट करने लगेंगे। हाँ, सो लेट अस मूव। सो ये हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और इसको स्टार्ट, सॉरी, अब ये देखो, मैंने लिखने के लिए पेन उठाया था तो ये कुछ और कर गया। सॉरी, जस्ट जस्ट मोमेंट। हाँ हाँ, तो इसको पहले मैं एनलार्ज कर दूं, थोड़ा जैसे समझ में आ जाए। अब नाउ, सो आप अपने कागज पर नोट बनाना शुरू कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा। सो ये देखिए, लेट अस एज्यूम कि दो रेफरेंसेस हैं, दो फ्रेम हैं। फ्रेम एस, ये वाला फ्रेम है, इस पे लिखा भी हुआ है। और ये फ्रेम एस डैश है, ये फ्रेम एस डैश है, डैश्ड लाइन वाला। और जो सॉलिड लाइन है, दिस इज फ्रेम एस। नाउ ये मान के चलते हैं, लेट अस एज्यूम दैट द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस बी वी। नाउ ये उसी तरीके से है कि एस जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ आदमी है, और एस डैश जो है वो चलती हुई ट्रेन है। तो अब ये जब ऐसे सोचने लगोगे तो समझ में भी आने लगेगा। लेट द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एस डैश बी वी विथ रिस्पेक्ट टू एस। नाउ एक पॉइंट है पी यहाँ पे, जो लेट अस एज्यूम कि वो आदमी कोई बैठा है उसके अंदर, ट्रेन के अंदर, वो पॉइंट पी है। और वो उसका किसी खास टाइम से इवेंट स्टार्ट हो रहा है। सो टाइम टी हो गया स्टार्ट करने वाला टाइम। तो अब ये भी मान लें हम, लेट अस एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, अगर हम इस फ्रेम से देखते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, इस फ्रेम से देख रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। क्योंकि यहां से देख रहे हैं, ये फ्रेम एक्स वाई जेड वाला है, एक्स वाई जेड वाला है। और अगर ट्रेन में बैठा हुआ है तो ट्रेन के फ्रेम के हिसाब से उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। ये क्लियर है। और टी और टी डैश फोर्थ कोऑर्डिनेट हमने ऐड कर दिया। सो इस फ्रेम से ये हो गया एक्स वाई जेड टी, और एस डैश फ्रेम से इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। नाउ क्लियर, ओके। और नाउ अब इनको रिलेशनशिप को समझने के लिए, क्योंकि हमको दोनों फ्रेम के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो इनको हम बहुत सिंपल करने की कोशिश करेंगे। सिंपल करने का तरीका ये है कि लेटस लेटस एज्यूम कि x और x डैश की डायरेक्शन में ही ये पार्टिकल जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, x की डायरेक्शन में ही। तो x और x डैश पैरेलल हो गए, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो जब पैरेलल हो गए, हाँ, तो ये सारे एक दूसरे के पैरेलल हो गए, क्योंकि हर कोऑर्डिनेट एक दूसरे के 90 डिग्री पर होता है।
तो एक तरह से क्या हो गया कि एक्स वाई जेड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के पैरेलल हो गया, वही चीज यहाँ लिखी हुई है। सो मैं आपको समझाता भी जा रहा हूँ, और कहीं दिक्कत आएगी तो आप यू कैन क्वेश्चन मी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप चाहें तो इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये लिखना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि बुक में था और ऑनलाइन में हम हमारे पास यही तरीका है। सो समझाता हुआ जा रहा हूँ मैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द कि दिस इवेंट स्टार्ट्स एट टाइम टी। सो एट टाइम टी क्या होगा, x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी। कैसे, तो ध्यान से देखो कि एक किसी खास टाइम पे ये पार्टिकल ऑलरेडी एक डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो ये पॉइंट जो है इसका पोजीशन क्या होगा, अगर हम इस फ्रेम से देखें, एक्स इस फ्रेम से देखें, मतलब एक्स वाई जेड फ्रेम से देखें, तो यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस होगा एक्स, यहाँ से देखो ये, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, तो एक तो डिस्टेंस एक्स डैश ऑलरेडी है जो यहाँ से आदमी देख रहा है, तो एक्स डैश प्लस, चूंकि वेलोसिटी इस फ्रेम की v थी तो v इंटू टी। सो क्या हम x इक्वल टू ये पूरा डिस्टेंस x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, सो फिर जब ये लिख लिया तो नेचुरली x डैश क्या हुआ, x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, राइट। अब ये लिखने का फायदा क्या हुआ कि कोई ट्रेन में बैठा हुआ आदमी आगे जा रहा है, हाँ, ठीक है, तो उसको मैं कैसे देख रहा हूं कि जो ट्रेन की स्पीड थी v इंटू टाइम कितनी देर के लिए चली, प्लस उस ट्रेन में वो कितनी दूर बैठा हुआ है अपनी बोगी में, एक्स डैश। आई होप इट इज वेरी क्लियर ना। ओके, सो एक्स डैश की वैल्यू निकल गई, और हम ये मान के चल रहे हैं कि चूंकि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट केवल एक्स डायरेक्शन में है, इसका मतलब वाई और जेड डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है उसका, तो वाई डैश इक्वल टू वाई एंड जेड डैश इक्वल टू जेड ये हो जाएगा, क्योंकि v का डायरेक्शन केवल x में है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर, आई होप नाउ। अब चूंकि हम ये मान के चल रहे हैं और कि यहाँ पर स्पीड की लाइट की स्पीड से बहुत कम स्पीड की बातें हो रही हैं, दैट मीन्स उस फ्रेम का टाइम जो टी डैश हमने माना था कोऑर्डिनेट टी डैश, और हमारे फ्रेम एस का जो कोऑर्डिनेट माना था टी टाइम का कोऑर्डिनेट, ये दोनों में अंतर नहीं है। और ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि चाहे हम कलकत्ता में हों चाहे बंबई में हों, हम कहते हैं अरे भाई कितने बज रहे हैं, 10:30, तो वो मान लेता है 10:30। क्यों, क्योंकि जो डिफरेंस है थोड़ा बहुत जो इंग्लैंड और अमेरिका के हिसाब से जो देखते हैं, वो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट डिफरेंस है, वो डिफरेंस बदलता नहीं है। सो इसलिए टी डैश इक्वल टू टी, तो जब अगर टी डैश इक्वल टू टी है तो फिर क्या हो गया कि ये जो उनकी पोजीशन के जो इक्वेशंस बने, जो एस डैश फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर एस डैश फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशंस एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश जो कोऑर्डिनेट बना इसका, उसको इस कोऑर्डिनेट के टर्म में क्या लिखेंगे फिर। अब यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल गया कि x डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, एक तो ये बन गया इसका कोऑर्डिनेट, दूसरा y डैश इक्वल टू वाई ये बन गया, z डैश इक्वल टू जेड ये बन गया, और t डैश इक्वल टू टी बन गया। सो हमने सिंपल क्या किया कि जो दो फ्रेम थे वो दो फ्रेम अगर आपस में कैसे रिलेट होते हैं, अगर एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के मुकाबले v की स्पीड से चल रहा हो x डायरेक्शन में, तो सो क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो गया। अगर और इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के अगर कोई पूछेगा किसी यूपीएससी के एग्जाम में या किसी सीनियर एग्जाम में कि दो फ्रेम है, एक फ्रेम जो है उस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस फ्रेम में जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसका कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताइए इस दूसरे वाले फ्रेम के हिसाब से, तो आंसर ये निकलेगा अगर उसकी वेलोसिटी v हो तो। So these are called Galilean transformation. Now, अब उसी हिसाब से
इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? इनवर्स का मतलब हुआ कि हाँ उल्टा, मतलब कि इस फ्रेम से अगर हम देखेंगे तो इसकी पोजीशन क्या होगी, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इस फ्रेम से देखेंगे का मतलब हुआ कि एक्स वाई जेड और टी के टर्म्स में उसकी पोजीशन क्या होगी। सो x इक्वल टू एक्स डैश प्लस बी टी, वो ऑलरेडी ऊपर निकाल भी चुके थे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे। सो x इक्वल टू एक्स डैश प्लस बी टी, वाई इक्वल टू वाई डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश, टी इक्वल टू टी। तो हमने क्या निकाला फिर कि जो फ्रेम मोशन में है उस फ्रेम में अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम विच इज स्टैंड स्टिल, so then that is positive Galilean transformation। एंड अगर जो फ्रेम स्टैंड स्टिल है उस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स के टर्म में निकालते हैं तो वो हो जाता है इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि डेराइव गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स इनवर्स वर्सन। तो आप पहले ये डिराइव करेंगे ऊपर जैसे दिखाया गया और फिर ये लिखेंगे। सो दीज आर द टू इक्वेशंस, दिस इज कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बिकॉज हमको एक एक करके उन पॉइंट्स को रिजॉल्व करना है कि लेट अस सी नाउ कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, क्योंकि अभी तक हमने इसमें वेलोसिटी ये मान के चले कि v चल रही है वेलोसिटी, हाँ अच्छा। सो अब ये मान लें कि हम उनकी वेलोसिटी अलग अलग है, तब क्या होगा। सो लेट अस कन्वर्ट द वेलोसिटी कंपोनेंट्स एज मेजर्ड इन फ्रेम s, मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी वो निकालने के लिए, हाँ। तो हम ये मान के चलें कि जो एस डैश फ्रेम था उसमें लेट अस एज्यूम कि उसकी वहां पर जो वेलोसिटी वहां से जिस आदमी को दिखेगा वो है यू डैश एक्स। मतलब अभी तक जो हमने इस फ्रेम में डिस्कस किया था एक्स वाई जेड और टी यहाँ से, और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश यहाँ से डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि यहाँ से जो मान लो इसी फ्रेम के अंदर अब ये आदमी मूव करने लगा है, मतलब ट्रेन में बैठा हुआ आदमी अपनी सीट से उठ करके किसी और जगह जा रहा है, समझ गए। और इस फ्रेम वाले के लिए इसकी वेलोसिटी अगर u डैश है तो क्या होगा। सो u डैश x इक्वल टू dx डैश अपॉन dt, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इक्वल टू d अपॉन dt और x डैश की वैल्यू यहां लिख दी x माइनस वी टी, ये भी नेचुरल है, इक्वल टू dx अपॉन dt माइनस v। सॉरी एक मिनट, ये थोड़ी दिक्कतें आएंगी इस तरह की ऑनलाइन में, क्योंकि मैं भी, हालांकि मैं अपनी एज के हिसाब से काफ़ी टेक्नोलॉजी को समझता हूँ, कंप्यूटर सेवी भी हूँ, इतना बुरा नहीं हूँ, बट फिर भी कहीं ना कहीं आदमी हार जाता है ना कंप्यूटर से। तो आज क्लास लंबा है एक्चुअली, वो 9:30 वाले शुरू किया था फिर अभी, एनीवे इसको गैलीलियो को खत्म करके थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, हाँ ओके। तो तो यहाँ आपने क्या देखा कि एक्स डैश फ्रेम में अगर उसकी वेलोसिटी की वैल्यू जाननी हो, इस तरीके से जाननी हो कि एक्स जो एक्स फ्रेम है एस फ्रेम है उसके पैरामीटर्स के रूप में पता करना हो, तो कैसे पता करेंगे। सो यू डैश एक्स इक्वल टू, ये फार्मूला ऊपर से लगाया यहाँ से, और डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी, ये ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा। और dx अपॉन dt क्या है, dx अपॉन dt का मतलब हुआ कि बेसिकली यहां से जो वेलोसिटी होती, क्योंकि x यहां से देखा जा रहा है ना x, तो dx अपॉन dt ये जो वेलोसिटी होती, सो ये जो वेलोसिटी होती तो उसको हमने u डैश x लिखा, ये ux लिखा, ठीक है। सो अब ध्यान से देखो कि दो वेलोसिटी हो गई, एक तो फ्रेम की वेलोसिटी थी जो एस डैश के फ्रेम की वेलोसिटी थी जो एस के मुकाबले घूम रहा था, ये v, और एस एस डैश फ्रेम में जो पार्टिकल है वो खुद चलना जब शुरू कर दे
तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो उसकी वेलोसिटी होगी कि जो यहां से देखेगा एस फ्रेम से आदमी यू एक्स माइनस वी हो जाएगी। क्लियर? हाँ, ओके। अब देखो एक खास बात इसमें क्या नजर आई कि अभी तक तो हमने सॉल्यूशन निकाला था कि पोजीशंस कैसे चेंज होंगे, क्योंकि एक्स वाई और जेड ये तो पोजीशंस होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो कैसे चेंज होंगे इस दूसरे फ्रेम के हिसाब से। यहाँ पर इन्वर्स निकाल लिया था। अब हम वेलोसिटी भी निकाल लिए u dash x. So this is also a Galilean transformation, but this is a Galilean transformation for velocity. These are the Galilean transformations for positions and time. तो आप अलग अलग वो रेफरेंस है, तो मैं इसको लिख भी लेता हूँ क्योंकि इसी बहाने मेरा क्वेश्चन बनते जा रहा है। डिराइव द इक्वेशंस ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 फॉर पोजीशन, number 2 for time, and number 3 for velocity. So तो ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, सो दैट इज रिजॉल्व है। हाँ, तो ये आ गया। सो जैसे u डैश x, x की वैल्यू निकाली थी, u डैश x इक्वल टू क्या था, ux माइनस v था, राइट? ये हमने पिछले पेज में निकाला। लेकिन अगर इसी तरीके से u डैश y सॉरी u y डैश और u z डैश देखें तो वो तो कांस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि उस डायरेक्शन में मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। सो u y डैश इक्वल टू u y एंड u z डैश इक्वल टू u z। तो वेक्टर फॉर्म में जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या होगा? जनरलाइज्ड फॉर्मूला होगा u डैश इक्वल टू u माइनस v। जनरलाइज्ड फॉर्मूला, इसका मीनिंग क्या है कि एस डैश फ्रेम में अगर पार्टिकल मोशन में है तो एस डैश फ्रेम से जो देखा जाएगा वेलोसिटी वो होगा बराबर किसके? तो एस फ्रेम से जो वेलोसिटी देखी जा रही है वो माइनस एस डैश जिस वेलोसिटी से जा रहा है, मूव कर रहा है, वो माइनस हो जाएगा। सो दिस इज जनरल फॉर्मूला। नाउ अब आप ध्यान से देखिए आपने क्या क्या डिराइव किया है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, कि दोनों फ्रेम के बीच पे रिलेशन निकाला है फॉर पोजीशन, देन फॉर टाइम एंड नाउ फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये चार चीजों के बारे में आपने रिलेशन निकाल लिया, पोजीशन, टाइम एंड वेलोसिटी। नाउ लेट अस लुक एट द एक्सीलरेशन पार्ट। तो वन बाय वन हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। अब एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है? a डैश x, उसी फ्रेम में एस डैश फ्रेम में a डैश x इक्वल टू डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी, नेचुरली होगा ही होगा। लेकिन इस u डैश, थोड़ा और क्लियर कीजिएगा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है जरा, या टाइप कर दो चाहो तो, आप मैसेज टाइप कर दो तो। हाँ, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं देख लूंगा मैसेज। तो या तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो मैसेज तो मैं समझ जाऊंगा। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके, अच्छा। सो ये आ गया। अब हम एक्सेलरेशन का निकाल रहे हैं। सो ए डैश एक्स इक्वल टू डी यू एक्स, ये आ गया। फिर यू डैश एक्स की वैल्यू यहाँ लिख दी, यू एक्स माइनस वी, और यू एक्स माइनस वी लिखा। तो इसमें से अब ध्यान से देखना है इस फॉर्मूले में, डी यू एक्स अपॉन डी टी तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन यहाँ v के लिए कुछ नहीं लिखा इन लोगों ने आगे, क्यों? v को जीरो कर दिया इन लोगों ने, dv अपॉन dt जीरो कर दिया, क्यों? यहाँ देखो लिखा है v इज कांस्टेंट।
या यही इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन भी है, हाँ? और कि एक्सीलरेशन जीरो होता है, मतलब देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और साथ में हमने ऑलरेडी कह दिया है कि एस डैश फ्रेम जो है वो एस फ्रेम के मुकाबले कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है v से, तो ये जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो क्या निकला, ए एक्स डी एक्स अपॉन डी टी निकला, जिसको हमने ए एक्स कहा, एक्सीलरेशन का जनरल फार्मूला है ए। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए डैश एक्स इक्वल टू ए एक्स हो गया। अरे ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मोशन चल रहा था, तो यू डैश तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन हम पहले देख चुके हैं, लेकिन एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। सिंपल ए डैश एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, और बाकी ए डैश वाई और ए डैश जेड तो होना ही होना है। यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ए डैश जेड होना चाहिए था यहाँ, हाँ डैश होना चाहिए था यहाँ किताब में। अब चूंकि नहीं है तो अब कुछ खास नहीं कर सकते। जस्ट मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि कर दूं अपने हाथ से, बट वो सेव नहीं होगा। सो ये यहाँ पे ये ये है, राइट। हाँ ठीक ठीक, ओके। सो मैं इसको मिटा करके आगे बढ़ता हूँ। सो सो हमने क्या देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स का हो रहा है, और एक्सीलरेशन अरे वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स का हो रहा है। बट एक्सीलरेशन के कोऑर्डिनेट्स में क्या देखा हमने कि वेक्टर फॉर्म में ए डैश इक्वल टू ए, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स इक्वल हैं। तो जब वेक्टर दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सीलरेशन चाहे आप ए फ्रेम से एक्स एस फ्रेम से देखिए या चाहे एस डैश फ्रेम से देखिए, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है दोनों का। हालांकि उस वस्तु का एक्सीलरेशन करने की कोशिश की गई है एस डैश फ्रेम में, लेकिन जितना एक्सीलरेशन वहां हुआ होगा, हाँ, उसमें कोई चेंज ए डैश वाले को ए वाले को नहीं दिखा, जो इस फ्रेम में बैठा हुआ है, इस फ्रेम में बैठा हुआ है। तो जब नहीं दिखा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं दिखा, जैसा वहां था वैसा यहाँ हुआ, जैसा एस डैश फ्रेम में दिखा वैसा ही हुआ। इसका क्या मतलब है कि देखो ये सेंटेंस में भी लिख रहा है, और सेंटेंस में इसलिए पढ़ रहा हूँ आपके सामने सो दैट कभी एग्जाम के लिए तैयारी भी हो सके। दिस शोज दैट in all inertial reference frames a body will be observed, मतलब ऐसा दिखेगा कि उसकी एक्सीलरेशन सेम है। मतलब, और ये ऐसे भी समझो कि मान लो कि आप एस डैश फ्रेम को देख रहे हो, प्लेटफॉर्म से देख रहे हो, आप खड़े हो और ट्रेन ट्रेन में बैठे हुए आदमी को देख रहे हो, और ट्रेन में बैठा हुआ आदमी अचानक चलने लगा। तो जब चलने लगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई और अचानक दौड़ने लगा, तो उसका एक्सीलरेशन हो गया। लेकिन जो जो वो करता गया चेंज, वो चेंज आपको अपने फ्रेम से भी दिख रहा है ना। और घड़ी अगर होगी, बहुत अच्छी घड़ी होगी, तो आप उसका वेलोसिटी भी नाप पाओगे रिमोट सेंसर से। आप तो कंप्यूटर के आदमी हो, यू कैन इजीली ऑब्जर्व कि कितना चेंज कर रहा है वेलोसिटी में। आजकल तो रिमोट से वेलोसिटी नापी जा सकती है। हाँ, या और मैं चूँकि मुझे ये पता चल चुका है कि अनुपम जो है एक अच्छे इनोवेटर हैं, तो मैं उस लैंग्वेज में भी बात करूँगा कि आपको ध्यान होगा कि जो एक्सीलरेशन में चेंज होता है, इसी एक्सीलरेशन को चेंज करके जो पुलिस जो है, वो हाईवेज़ पे आपकी गाड़ी का स्पीड चेक करती है, राइट? और उसको हम कहते हैं डॉपलर रडार। हाँ, सो ये सारी चीजें कम एक सिस्टम में डेवलप की जा सकती है। मतलब मैं हमेशा इनोवेशन सोचता रहता हूँ, हाँ, तो इसलिए मैंने ये बात छेड़ दी। हाँ, तो एनीवे, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि दिस एक्सीलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट। जो भी चेंज उस फ्रेम में हो रहा है, इस फ्रेम को भी वही दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट दिखा दोनों फ्रेम में। तो इसको एक लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो है वो इनवेरिएंट है। एक्सीलरेशन
is invariant, invariant, invariant in गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन डिराइव किया गया है उसके हिसाब से वेलोसिटी का तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पोजीशन का हो रहा है, बट एक्सीलरेशन का नहीं हो रहा है, अगर दो इनर्शियल फ्रेम के बीच में हम रिलेशन निकाले तो। सो आवाज बहुत भर्राई हुई है तो बहुत क्लियर नहीं सुन पा रहा, बट नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, अगर कभी लगे तो टाइप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ओके, सो ओके, सो ये हो गया। अब सो यहां तक जो इक्वेशन था वो था गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन डिराइव करना फॉर पोजीशन, फॉर वेलोसिटी एंड फॉर एक्सीलरेशन। और यहां तक जो डिस्कस किया उसमें क्वेश्चन भी बन गया कि show that the acceleration is invariant in Galilean transformation। तो शो करने के लिए क्या करेंगे कि आप पहले जो u डैश x की वैल्यू है वो डिराइव कर लेंगे और फिर आप दोनों फ्रेम का डायग्राम बना करके दिखाएंगे कि सिंस v इज कांस्टेंट सो dv अपॉन dt जीरो हो गया, तो dax जो है du डैश x अपॉन dx डैश जो ऊपर लिखा है यहाँ, सॉरी जो यहाँ लिखा है कहाँ गया, जब पीछे, हाँ यहाँ पे ये, तो ये वैल्यू आई इसलिए ये आया, इसलिए ये कांस्टेंट है जिसको हम कांस्टेंट को इनवेरिएंट भी कहते हैं। तो ये यहाँ तक का सॉल्यूशन हमारा निकल गया। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से देखा जाए कि अगर जनरल फार्मूला बनाना हो कि खाली x डायरेक्शन में मूव ना करे, s डैश का पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा हो, तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा तो जनरल फार्मूला क्या बनेगा, वेक्टर फॉर्म में v इक्वल टू आई वी एक्स प्लस जे वी वाई प्लस के वी जेड। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। ये जनरलाइज्ड जो है फार्मूला है ये। सो ये जनरलाइज्ड फार्मूला नॉर्मली हम लोग डिस्कस नहीं करते, बट कभी आ जाए तो आप इसको आसानी से इस फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे कि जनरलाइज्ड फार्मूला में v इक्वल टू दिस एंड देयरफॉर जनरलाइज्ड फार्मूला क्या बनेगा, देखो यहाँ पे x डैश इक्वल टू x माइनस वी एक्स टी, वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस वी वाई टी, क्योंकि पहले खाली v x डायरेक्शन के लिए था, अब जनरलाइज कर रहे हैं, और z डैश इक्वल टू z माइनस वी जेड टी, एंड t डैश इक्वल टू t तो होगा ही क्योंकि दोनों के फ्रेम जो हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल को मान रहे हैं, लाइट की स्पीड से बहुत कम है, तो जो भी वहां चेंजेस होंगे एक फ्रेम में टाइम के हिसाब से वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट सो ये एक बात और भी कह रहा है कि दो चीजें इनवेरिएंट हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को जब हम डिराइव करते हैं, तो एक कि एक्सीलरेशन इज इनवेरिएंट जो ऊपर देखा था, एंड टाइम इज आल्सो इनवेरिएंट, दो चीजें इनवेरिएंट है मतलब कांस्टेंट है। अच्छा, और हमने जनरलाइज्ड फार्मूला निकाला है पोजीशन के लिए x डैश, y डैश और z डैश, मतलब वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो तो, ठीक है। अब हम उसके बाद नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे, कि जनरलाइज्ड फार्मूला क्या होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। सो ये फार्मूला होगा वो ये होगा कि वेलोसिटी का पहले लिख लिया हमने, उसके हिसाब से उसी हिसाब से हमने फिर पोजीशन के लिए लिख लिया कि डी एक्स, एक्स डैश इक्वल टू क्या होगा, वाई डैश इक्वल टू क्या होगा, जेड डैश इक्वल टू क्या होगा, और टी डैश तो खैर है ही है, ठीक है। अच्छा, और यहां से फिर हमने पोजीशन के फॉर्म में निकाल लिया इसको। सो ये जब निकाला, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये जब निकाला तो हमने फाइनली क्या पाया कि u डैश इक्वल टू u माइनस वी, जो पहले u डैश x इक्वल टू यू एक्स माइनस वी था वही, हाँ। तो ये इक्वेशन जो है ये
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जनरलाइज्ड फार्मूला दिखा रहा है। सो एक तो पहले हमने डिराइव किया था केवल एक्स डायरेक्शन के लिए, और अब हमने जनरलाइज्ड किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा तो उसके लिए निकाला है। सो और यहां से हमने फर्दर निकाला कि जैसे ए डैश एक्स वाला फार्मूला निकाला था, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में वो तो कांस्टेंट था ही, इनवेरिएंट था ही। सो फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि न्यूटन का जो पहला लॉ तो हमने इनर्शियल फ्रेम के डिफिनेशन में कर दिया था, और सेकेंड फ्रेम में हम क्या दिख रहे हैं, क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो बेसिकली एक्सीलरेशन से रिलेटेड है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ध्यान रखना, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस करता है। पहला लॉ जो है वो इनर्शिया के बारे में डिस्कस करता है, सेकेंड लॉ एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस करता है। और एक्सीलरेशन हम देख चुके हैं कि इनवेरिएंट है, इसका मतलब कि एक्सीलरेशन को नहीं माना जा रहा है। ठीक है, सो यही चीज यहां पर कह दी कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट है। न्यूटन का सेकेंड लॉ हर इनर्शियल फ्रेम के लिए, अपने अपने इनर्शियल फ्रेम के लिए तो चलेगा, वैलिड है, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम बने ही हैं न्यूटन के लॉ के हिसाब से। लेकिन जब दो दो इनर्शियल फ्रेम को आपस में रिलेट कर रहे हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, तो हम पा रहे हैं कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन इनवेरिएंट है। और चूंकि एक्सीलरेशन को न्यूटन सेकेंड लॉ डिफाइन करता है, सो न्यूटन सेकेंड लॉ इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पर निकाली है। सो आई थिंक इसको हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। और क्यों, हाँ, और गैलीलियन इनवेरिएंस कभी और डिस्कस करेंगे। एक मिनट, हेलो, हाँ, हाँ, हेलो, अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, बस तो वहाँ अभी आ रहे हैं, हाँ, हाँ, ओके, ओके, हाँ, 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 आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ, ओके। सो